तो यहां पर हमने सोल्युबिलिटी के अलग अलग फैक्टर्स को देखा कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इन पर अलग अलग फैक्टर क्या 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 प्रभाव होता है। अब इन्हीं चीजों से मिलता जुलता इफेक्ट को लेकर हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हेनरी लॉ कहती है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड सरफेस। इसको थोड़ा सा ढंग से समझिए, क्योंकि कुछ चीजें तो इसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है, कुछ चीजें शायद थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। जैसे कि देखिए, मान लिया ये हमारा एक बोतल है, इसमें हमने वाटर डाल दिया और इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स डिसॉल्व हैं, और ये क्या है, ये बंद है, बोतल बंद है। तो ये गैस कितनी डिसॉल्व होगी वो डिपेंड करता है कि ये गैस कितना प्रेशर इस सरफेस पे डाल रहा है, क्योंकि पानी यहीं तक है। तो इस पानी के सरफेस के ऊपर गैस के का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। अब यहां पर ध्यान देना है कि कोई और गैस की बात नहीं हो रही है, उस पर्टिकुलर गैस ही होनी चाहिए, तभी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि मान ले कि यहां पर ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन भी हो, तो ऑक्सीजन का प्रेशर जितना होगा उसी हिसाब से ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व करेंगे। तो ऑक्सीजन का प्रेशर हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स को डिसाइड नहीं करने जा रहा है। ऑक्सीजन का प्रेशर, तो यहां पर दो प्रेशर आ गए, है ना, तो इसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे। एक ऑक्सीजन का प्रेशर, एक हाइड्रोजन का प्रेशर। तो ऑक्सीजन का प्रेशर केवल ऑक्सीजन गैस की डिसोबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड रिस्पॉन्सिबल है सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए। तो एक तो इस तरह से हमने समझा। दूसरे तरह से हम इसको कह सकते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is directly proportional to partial pressure of gas over liquid surface। यानी कि मैंने बाद में जो दो गैस का एग्जांपल लिया, तो दो गैस हैं तो सबों का अपना अपना प्रेशर होगा। तो ऑक्सीजन के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे, हाइड्रोजन के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे, और इन दोनों प्रेशर को जब जोड़ेंगे तो उसे टोटल प्रेशर कहेंगे। तो इसीलिए यहां पर पार्शियल प्रेशर का टर्म आया है। यहां पर अगर जो भी गैस हो एक से ज्यादा, तो देखिए सोल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है कि लिक्विड में गैस के पार्टिकल्स ज्यादा डिसॉल्व हो गए, कम डिसॉल्व हो गए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो सोल्युबिलिटी को हम कैसे तय करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से, है ना। तो अब यहां पर सोल्युबिलिटी के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि कितने मोल गैस के यानी लिक्विड के अंदर चले गए, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस in solution is directly proportional to partial pressure of gas
on solution surface. मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करते हैं, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट देना होगा, यानी कि इक्वल करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पर इक्वल का साइन दिया, यानी कि कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो यहां पर कांस्टेंट रखा KH. तो ये फॉर्मूला हो गया हेनरीज फॉर्मूला. और यहां पर KH का मतलब है हेनरीज कांस्टेंट. हेनरीज कांस्टेंट. अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ KH. KH की सिग्निफिकेंस क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. तो प्रेशर जो होता है यूजली कांस्टेंट ही होता है ना. अगर मान ले कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर रिलेशन क्या हो जाएगा? एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH. यानी कि KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सोलबिलिटी घटेगी, KH की वैल्यू कम होगी तो सोलबिलिटी बढ़ेगी. तो हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर H वैल्यू ऑफ KH डिक्रीजेज, सोलबिलिटी इंक्रीजेज, है ना. अभी अभी हम लोगों ने टेम्परेचर का देखा कि टेम्परेचर जो होता है सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के मामले में, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस की सोलबिलिटी घट जाती है. तो चलिए, प्रेशर कांस्टेंट ही है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज. और सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज का क्या मतलब हुआ? कि एक्स मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेज. और मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेज का क्या मतलब हो गया? जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज किया यानी कि KH की वैल्यू बढ़ गई. तो अब यहां से यह भी पता चल गया कि टेम्परेचर की तरह ही KH काम करता है. टेम्परेचर बढ़ती है तो सोलबिलिटी घटती है, उसी तरह से KH बढ़ेगी तो सोलबिलिटी घटेगी. तो हर लिक्विड के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है. एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ KH. दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ KH. अगर आपसे पूछ दिया गया सिग्निफिकेंस ऑफ KH तो केवल आप यही लिख देंगे कि दिस इज द हेनरीज फॉर्मूला. एट कांस्टेंट प्रेशर X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH. यानी कि KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सोलबिलिटी घटेगी, KH की वैल्यू कम होगी तो सोलबिलिटी घटेगी. अब हम लोग हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे. एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. पहला, सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड increases in soft drink at high pressure. दूसरा, as scuba diver go deep down in sea. तो क्या होगा? जैसे जैसे गोताखोर अंदर जाएगा प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा. एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसके बाद वाटर का लेयर का प्रेशर. हेंस नाइट्रोजन गैस इज डिसॉल्व्ड इन ब्लड विथ ऑक्सीजन. When they come back to the surface, as pressure decreases, nitrogen gas is released, resulting in
formation of bubbles of nitrogen in blood, which blocks capillary and creates a painful and fatal medical condition called बेंट्स. इसको बेंट्स कहते हैं या इसे डीकॉम्प्रेशन सिकनेस भी कहते हैं. होता क्या था कि जैसे जैसे वो अंदर जाते थे तो उनके शरीर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी डिजॉल्व हो जाती थी ब्लड में. और जैसे ही वो सरफेस पे आते थे तो क्या हुआ, अब तो प्रेशर कम हो गया क्योंकि अब जो है उनके ऊपर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है. तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस जो घुली हुई थी वो तो रिलीज होने लगी. अब रिलीज अगर लिक्विड में होगी तो बबल के फॉर्म में होगी. अब गैस तो बाहर आना चाहती है लेकिन बहुत सारे जो है वहां पर बैरियर्स हैं. स्किन का बैरियर है, ब्लड का बैरियर है ना. तो अब वो बुलबुले जो है घूमने लगे. तो ये बुलबुले क्या करते हैं कि कैपिलरीज पर जो है ये प्रेशर देना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से, और केवल कैपिलरीज पर ही नहीं, ये नर्व पर भी प्रेशर देने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है जिसे बेंड्स कहते हैं या डिकॉम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं. द पर्सन हु हैज डेवलप्ड बेंड्स वो जिंदा नहीं रह सकता है ना, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए उसे हमेशा वेंटिलेटर पर रहना हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना. तो ये इतनी खतरनाक चीज होती है. तो अब इसके लिए क्या किया गया, टू अवॉइड बेंड्स, helium is added in their gas cylinder. Helium 11%, 11.7 होता है, 11.7%, ऑक्सीजन 32.1%, नाइट्रोजन 56.2%. अब इसका याद करने का मैं तरीका भी बता देता हूं. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, और ऑक्सीजन मोलिक्यूल का 32, तो आ गया 32 है ना. चलिए, अब नाइट्रोजन का 14 + 14 28, और 28 को अगर 2 टाइम्स करें तो कितना आ गया 56 आ गया है ना. तो अगर हमें ऑक्सीजन का पता है, नाइट्रोजन का पता है, तो हीलियम का अपने आप निकल जाएगा. सो दिस इज द जनरल कंपोजिशन ऑफ एयर टैंक कैरिड बाय स्क्यूबा डाइवर्स. अब यहां पर समझिए क्या हो रहा है. जैसे कि सिलेंडर में क्या कौन कौन सी गैस है, हीलियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो इस गैस की वजह से जो टोटल प्रेशर पैदा होगा, तीनों गैस है तो तीनों गैस अपना अपना प्रेशर डालेगी, तो इनके इंडिविजुअल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो टोटल प्रेशर में देखिए पहले क्या था, केवल ये दोनों थे, तो नाइट्रोजन का भी प्रेशर हाई पड़ रहा था. लेकिन अब हमने क्या किया, एक और मेंबर को हमने बढ़ा दिया. तो इससे क्या हो गया कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर घट गया. और मैंने क्या बताया हुआ है कि नाइट्रोजन के प्रेशर से नाइट्रोजन गैस ही घुलेगी, ऑक्सीजन गैस नहीं घुलेगी, है ना. और यही हेनरीज लॉ कहता है. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे, ड्यू टू एडिशन ऑफ हीलियम गैस increased pressure in cylinders avoid dissociation of nitrogen in blood at high pressure. At high altitude, partial pressure
of oxygen gas is less than ground level, which results in decrease in solubility of oxygen in blood, which causes weakness and decreased ability to think clearly. This is एनॉक्सिया, इसे कहते हैं एनॉक्सिया, है ना। इसे कहते हैं फॉगीनेस ऑफ माइंड। एकदम ऐसा लगता है कि माथे में जैसे कि एकदम बादल छा गए हैं, व्यक्ति खुद महसूस करता है कि मैं पागल होता जा रहा हूं क्या। तो इस कंडीशन को कहते हैं एनॉक्सिया, है ना, एनॉक्सिया। अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में, तो एक ऑप्शन एनॉक्सिया दे दिया गया, तो दूसरा ऑप्शन एनोरेक्सिया दे दिया गया। एनोरेक्सिया जो है साइकोलॉजिकल एज वेल एज साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। इसका पूरा नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए इसमें क्या होता है, दिस इज ईटिंग डिसऑर्डर ऑफ, एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है गैस केज, केज की यूनिट होती है बार, आर्गन 40.3, कार्बन डाइऑक्साइड 1.67, HCHO इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड 1.83 इंटू 10⁻⁻5, CH4 0.413. Arrange them in increasing order of solubility. अब ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने रिलेशन बताया था KH और सोल्यूबिलिटी को लेकर, तो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, सबसे छोटा आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4 और फिर मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, है ना। अब क्या होता है, कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो एकदम ध्यान देना है आपको कि इंक्रीजिंग पूछा जा रहा है और डिक्रीजिंग पूछा जा रहा है। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। हाइड्रोजन सल्फाइड a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis if solubility of hydrogen sulfide gas in water at a standard temperature and pressure is 0.195 मोलल। Calculate Henry's law constant KH। यहां पर क्या दिया हुआ है, सोल्यूबिलिटी इतनी है,
सोलबिलिटी इतनी है। ये किस में दिया गया हुआ है? मोलेलिटी में दिया गया हुआ है। एम मोलेलिटी इज 0.195। इसका मतलब क्या हुआ? 0.195 moles of H2S is dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो हम 1000 ग्राम ले लेते हैं 1 किलोग्राम की जगह पर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.195। चलिए, अब हमें निकालना है KH। तो हम लोग ऐसा करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। इन दोनों का लेना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कितना है? 0.195। और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना दिया हुआ है? 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम। और वाटर का मोलर मास होता है 18, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 18 ग्राम। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगी तो ये आएगा 55.55 मोल्स। तो मैं तो कहूंगा ये समझिए कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें याद रखना चाहिए, है ना। तो 1 किलोग्राम में वाटर के 55.55 मोल्स होते हैं। तो हमने लिख दिया 55.55, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S 0.195 अपॉन, इसको जोड़ देते हैं 55.5, यानी कि ये हो जाएगा 55.547। इतना होगा। ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, ये आ जाएगा 0.0035। ये इतना आ गया। अब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब गैस एक ही है तो इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले सकते हैं। तो इसको या फिर 1 बार के बराबर ले लेते हैं, 1 बार। तो KH इंटू 0.0035। तो KH हो जाएगा 1 अपॉन 0.0035, यानी 1234 अपॉन 35। तो ये आ जाएगा 282 बार। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।